start the second lecture of natural radioactivity, which is condition for alpha emission and their disintegration energy. It means that when alpha particle is emitted from parent nucleus, what will be the disintegration energy? How can we calculate this energy? What will be the energy, complete energy spectrum for alpha decay? As we know that when the nucleus of certain atoms decay into alpha particles, they are disintegrate after alpha emission. The original nucleus is given the name parent nucleus, and the new element form is called daughter nucleus. If capital X is the symbol for parent nuclei, then we can write it as capital X AZ. A is the mass number and Z is the charge number. After alpha decay, the new element, which is called daughter nucleus, is represented by Y, A minus 4, Z minus 2, and capital Q is called disintegration energy, decay energy. Sometimes you can call it as Q value of reaction, Q value of nuclear reaction. अब इस इक्वेशन में, जैसे कि आपने इस इक्वेशन में देखा कि पेरेंट डाटर्स में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है. कोई भी रिएक्शन हो, हाँ वो नेचुरली अकरिंग हो या इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन हो, रेडियोएक्टिविटी इटसेल्फ इज द नेचुरली अकरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन. तो एक होता है इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन. नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन ये है कि जिसमें कोई भी न्यूक्लियस इटसेल्फ डिके होता है आफ्टर पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जो हाफ लाइफ है उसकी. जो इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें किसी टारगेट न्यूक्लियस पे हम इंसिडेंट पार्टिकल फाल करते हैं. वो इंसिडेंट पार्टिकल अपनी एनर्जी और मोमेंटम उस टारगेट न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियंस को ट्रांसफर करता है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज होती है और इवेंचुअली वो स्टेबल न्यूक्लियस डिके होना स्टार्ट हो जाता है. इसे इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं. तो इस तरह कहता है कि जो कंजर्वेशन लॉज हैं, हाँ वो नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर रिएक्शन हो या इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन हो, certain conservation laws should be conserved during any nuclear reaction process. अब वो कौन कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियंस नंबर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पिन. तो ये जितने भी लॉज हैं, याद रख लो, ये लाजमन क्या होंगे? कंजर्व होंगे. तो हम दो को अप्लाई करते हैं कि अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें तो जो पेरेंट्स होगा, हम इज्यूम करते हैं कि इनिशियली पेरेंट्स रेस्ट पे था, तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या था? जीरो था. लीनियर मोमेंटम उसका क्या था? जीरो. बात को समझना है. अब जब ये पेरेंट्स डिके हुआ डाटा और अल्फा पार्टिकल में, both daughter and alpha particle will move in such a way, will move in such a direction that their linear momenta should be conserved. तो इसकी एक एग्जांपल देखें आगे कि इस इक्वेशन को मैं अप्लाई करता हूँ. लेट्स सपोज नाउ अगर मैं पेरेंट्स लेता हूँ कैपिटल एक्स यूरानियम, जिसका चार्ज नंबर 92, मास नंबर 238 है, और जो डाटर है क्योंकि आफ्टर अल्फा एमिशन चार्ज 2 टाइम रिड्यूस्ड हो रहा है और मास 4 टाइम रिड्यूस्ड हो रहा है, तो डाटर कौन सी बन रही है? थोरियम. थोरियम 9234 और ये अल्फा पार्टिकल है. तो यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अगर अप्लाई करूँ तो पेरेंट्स यूरानियम हुआ, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? जीरो. ये नीचे फिगर को देखिए, कैपिटल P स्टैंड फॉर लीनियर मोमेंटम और सबस्क्रिप्ट में जो T है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं लीनियर पेरेंट्स लीनियर. तो लीनियर मोमेंटम फॉर पेरेंट न्यूक्लियस वुड बी इक्वल टू जीरो. अब ये थोरियम और अल्फा पार्टिकल डिके प्रोसेस के बाद ये दोनों इस तरह मूव करेंगे कि उनका मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व होगा. इसको यूं समझ लें कि लेट्स सपोज थोरियम
प्लस वाई डायरेक्शन में अपवर्ड जा रहा है, तो अल्फा पार्टिकल किधर मूव करेगा, माइनस वाई डायरेक्शन में डाउनवर्ड जाएगा। अगर अल्फा पार्टिकल्स जो है आउट ऑफ द प्लेन अपवर्ड इमिट हुआ है, तो थोरियम डॉटर न्यूक्लियस किधर जाएगा, इनटू द प्लेन अपवर्ड। बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है, जैसे बैलून में, एयर फिल्ड बैलून में आप एयर भरते हैं और एयर को उसकी माउथ से एस्केप आउट करें, तो वो जो एयर मॉलिक्यूल स्मॉल ओपनिंग से एस्केप आउट हो रही है, वो जिस डायरेक्शन में होंगे तो बैलून उसके ऑपोजिट मूव करेगा इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर लीनियर मोमेंटम। तो बोथ क्रिएटेड पार्टिकल विल मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन ऑर्डर टू कंजर्व देयर लीनियर मोमेंटम। एक चीज। सेकंड वन कि जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है, मैंने कहा ना इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी मिलती है, तो कहते हैं कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज शेयर्ड बिटवीन टू क्रिएटेड पार्टिकल्स, वन इज डॉटर न्यूक्लियस एंड सेकंड वन इज अल्फा पार्टिकल। तो हम इसको दो तरह से कैलकुलेट करेंगे, दो डिफरेंट अप्रोच में भी बताता हूँ आपको। एक अप्रोच होगी मास डिफिशिएंट मेथड और सेकंड अप्रोच होगी कि जो दोनों क्रिएटेड पार्टिकल्स हैं, इन दोनों क्रिएटेड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी का सम कर लें, यानी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैपिटल Q फर्स्ट मेथड के तहत क्या होगी, E अल्फा प्लस E डॉटर। इससे बना दें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, इमिटेड अल्फा पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों शेयर कर रहे हैं ना, ये अपोजिटली मूव कर रहे हैं, इसको तो हमने रेस्पेक्ट कर लिया। तो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, इन दोनों का सम करें तो यू विल गेट डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैपिटल Q। अच्छा, एक ये अप्रोच होगी। सेकेंड अप्रोच ऑलरेडी आप लोगों ने चैप्टर 1 स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस में पढ़ी हुई है, यहाँ मैं उसको दोबारा लेके चलता हूँ। ये डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैपिटल Q जो है, ये आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन डेल mc के तहत कैलकुलेट होगी। कैपिटल Q डेल mc के, व्हाट इज डेल m, मास डिफिशिएंट यहाँ पर क्या होगा, गौर करें, मास ऑफ द पैरेंट न्यूक्लियस माइनस सम ऑफ द masses of daughter nucleus as well as emitted alpha particles। कि पेरेंट्स के मास में से आप माइनस कर लें डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के मास का सम, तो C स्क्वायर एज इट इज आएगा। तो जब ये इक्वेशन 2 आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास डिसइंटीग्रेशन एनर्जी या पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। By examining the sign of disintegration energy capital Q, we can calculate whether the reaction is naturally occurring or some sort of incident particle is required to start the nuclear reaction। क्योंकि आप जब इसको अप्लाई करेंगे, Q का साइन पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर सामने आ रहा है, इफ Q पॉजिटिव, आप इक्वेशन 2 को अप्लाई करते हैं, Q का सिंबल क्या आ जाता है, पॉजिटिव, देन रिएक्शन इज अकर नेचुरली, यानी सेल्फ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, जिसमें पेरेंट न्यूक्लियस इटसेल्फ क्या हो रहा है, डिके हो रहा है, लाइक यूरेनियम, लाइक इधर एक एग्जांपल मैंने लिखी है पोलोनियम डिके होता है लेड में। इसी तरह और बहुत सारी एग्जांपल हैं जिसमें कोई भी पैरेंट न्यूक्लियस जो है ना वो डिके होता है, आपको इंसिडेंट पार्टिकल की जरूरत पेश नहीं आती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कैपिटल Q इज पॉजिटिव देन रिएक्शन इज अकर नेचुरली, इट इज कॉल्ड सेल्फ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर रिएक्शन। इज इट क्लियर? एंड इफ Q is negative, it would mean that some external energy is required to start the nuclear reaction. Some incident particle should be fall on the target nucleus in order to start or initiate nuclear reaction. Let's suppose आपके पास एक टारगेट न्यूक्लियस है, वो स्टेबल फॉर्म में है, डिके नहीं हो रहा, आप बाय फोर्स एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू उसको क्या करना चाहते हैं, डिके करना चाहते हैं। तो आपको हाई काइनेटिक एनर्जी के लिए हाई काइनेटिक एनर्जी का इंसिडेंट पार्टिकल्स चाहिए। वो इंसिडेंट पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पॉजिट्रॉन हो सकता है,
गैमा रे फोटॉन हो सकता है, आपका अल्फा पार्टिकल हो सकता है, आपका न्यूट्रॉन हो सकता है। तो इस इंसिडेंट पार्टिकल को न्यूक्लियस पे फाल किया जाएगा, वो अपनी एनर्जी मोमेंटम न्यूक्लियस को ट्रांसफर करेगा, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज होगी और इवेंचुअली वो न्यूक्लियस क्या होगा, डिके होगा। लेकिन ये आपके कंट्रोल में है, तो इस किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शन को इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन कहेंगे। तो ये हमें स्टार्ट में पता चल जाएगा कि अगर Q का साइन नेगेटिव है तो हमें इंसिडेंट पार्टिकल की जरूरत पेश आएगी। ये न्यूक्लियर रिएक्शन के चैप्टर में फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पेश आएगी, ये क्लियर हो गया। अब हम ये जो मैंने कहा है ना कि Q पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे एग्जांपल्स करते हैं, जिसको प्रूव करते हैं कि Q पॉजिटिव और Q नेगेटिव आता है। लेट्स कंसीडर एग्जांपल नंबर 1 इन विच polonium decay into lead after emitting alpha particles. How can we calculate disintegration energy capital Q? Now what will be the Q value of this nuclear reaction? इसकी Q value क्या होगी? तो हम इक्वेशन 2 को अप्लाई करते हैं, मास डेफिशिएंट अप्रोच। सेकंड अप्रोच इससे रिलेटिवली बहुत ही आसान है, वो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। इक्वेशन 2 को अप्लाई करें तो पेरेंट्स का मास इधर क्या आएगा, मास ऑफ पोलोनियम माइनस डाटा का मास ऑफ लेड इन प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल C स्क्वायर। तो पोलोनियम का मास 209.98 माइनस लेड का मास 205.97, ये पीरियोडिक टेबल से भी देख सकते हैं। और अल्फा पार्टिकल का मास 4.006 इनटू C स्क्वायर। अब ये जो इक्वेशन है ये मैंने सॉल्व की हुई है आपके लिए पहले से चैप्टर 1 ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो आप C स्क्वायर को ओपन करें 3 into 10 power 8 का स्क्वायर, तो आपके पास आंसर एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। और हम जानते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट की इक्विवेलेंट एनर्जी है 931.5 MeV। यहाँ से जो आंसर आएगा एटॉमिक मास यूनिट में उसको 931.5 MeV से मल्टीप्लाई करें, तो यू विल गेट disintegration energy of this reaction and which is equal to 5.4 MeV. In the previous lecture, I was mentioned that the possible range of kinetic energy of alpha particle varies from 4 MeV to 10 MeV. तो ये in between lie कर रही है। तो the sign of the Q indicates that this reaction is naturally occurring. It would mean that polonium itself decay, self-spontaneously decay into lead after emitting alpha particle, one alpha particle or a group of alpha particles. क्लियर होगी ये बात? तो ये पहला साइन जो है ना ये प्रूव हुआ। अब इसी तरह सेकंड एग्जांपल को देखें, कॉपर। लेट्स सपोज हम assumption लेते हैं कि लेट कॉपर 2963 ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है और डाटा न्यूक्लियस कोबाल्ट बनता है। आफ्टर एमिटिंग कॉपर डिके इनटू अल्फा पार्टिकल, द न्यू एलिमेंट डाटा न्यूक्लियस व्हिच इज इक्वल टू कोबाल्ट। तो हाउ कैन वी कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन इन द सेम अप्रोच ऑफ इक्वेशन 2? तो यहाँ पर डाटा न्यूक्लियस का मास क्या है 62.929 माइनस कोबाल्ट का मास 58.93, अल्फा पार्टिकल का मास इनटू C स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यू विल गेट द आंसर इन नेगेटिव, Q विल बिकम नेगेटिव। तो क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई? Copper does not decay into alpha particle by itself, then it is not a self-spontaneous nuclear reaction. In order to decay copper into alpha particle, some incident particle should be there, some sort of external source should be there. क्योंकि copper relatively stable है, तो अगर आप copper से alpha particle लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट पार्टिकल की जरूरत पेश आएगी। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये एक इंड्यूस न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। तो हम स्पॉन्टेनियसली कॉपर को डिके नहीं कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल में। सेकंड एग्जांपल, इसी तरह थर्ड एग्जांपल देखिए, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। मैं बता रहा हूँ, यूरेनियम डिके इनटू थोरियम आफ्टर emitting alpha particles. So you can calculate disintegration energy Q in a similar fashion by using equation 2. अब अगर हम equation 2 को मास डेफिशिएंट अप्रोच को यूज नहीं करेंगे तो देयर इज अनदर अप्रोच जिसमें मैंने आपको बताया है कि डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रिकॉइल एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। तो इस अप्रोच को कैसे स्टडी करेंगे? ये बहुत ही सिंपल और आसान अप्रोच है।
वजह कि सम टाइम मास डेफिशिएंट अप्रोच में पेरेंट्स और डॉटर की मास नंबर एग्जैक्ट जो है ना डेसिमल पॉइंट के साथ याद करना मुश्किल होती है। तो इस अप्रोच को देखें कि इसके लिए आप वेरियस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा कि जब अल्फा इमिशन का प्रोसेस होता है, अल्फा डिके प्रोसेस होता है, तो पेरेंट्स जब डिके होगा डॉटर में, तो डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं टू कंजर्व देयर लीनियर मोमेंटम। तो जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी है वो शेयर होती है बिटवीन टू क्रिएटेड पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल में। सो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी किसकी इक्वल आ गई? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड रिकॉइल एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। इज इट क्लियर? अब दिस इज काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ mv स्क्वायर, नीचे अल्फा सबस्क्रिप्ट में लिख दें। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस क्या है? y है, तो ऑफ my vy स्क्वायर। क्लियर हो गया? 1 बाय 1 देखें। अब इस इक्वेशन में से जो अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है इसको कॉमन लेंगे। जब ये पूरी वैल्यू y आ जाएगी तो सेकंड टर्म में मौजूद नहीं है, ये डिवाइड हो जाएगी, और पहली टर्म से बाहर आ गई है तो +1 हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टेप्स? ये स्टेप आ गया। अब ये जो मैंने कॉमन लिया ऑफ mv स्क्वायर, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसको k अल्फा लिख दें, और 1/2 कैंसिल होगा, तो आपके पास रिमेनिंग इक्वेशन क्या होगी? my vy स्क्वायर डिवाइडेड बाय m अल्फा v अल्फा स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन 4। अब आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई करें। जैसे कि ये मैंने साथ ही फिगर में बताया, पेरेंट न्यूक्लियस का लीनियर मोमेंटम 0 है, डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल ऑपोजिट मूव करते हैं, तो इनके मोमेंटम इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। जिस तरह वैल्यू की मैंने एग्जांपल दी, तो मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। मैं मैग्नीट्यूड लूंगा नेगेटिव साइन को खत्म करने के लिए, तो ये देखें my vy लीनियर मोमेंटम है ना mv, तो डॉटर न्यूक्लियस के लिए my vy मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू m अल्फा v अल्फा मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड को रिमूव करें तो आपको एक में स्क्वायर लिया जाता है, तो my स्क्वायर vy स्क्वायर m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 4 को देखें, न्यूमरेटर में my vy स्क्वायर है, तो अगर my का स्क्वायर हो जाए तो न्यूमरेटर को my से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसी तरह डिनोमिनेटर को देखें, m अल्फा है साथ v का स्क्वायर है, तो m अल्फा स्क्वायर हो जाए तो डिनोमिनेटर को भी m अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। पता ये चला इक्वेशन 4 के राइट साइड पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने my और m अल्फा से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 4 बाय my and m अल्फा। अब तो जो दे इक्वेशन 4 becomes कैपिटल Q इक्वल टू k अल्फा। अब जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर को देखें my से, तो my स्क्वायर हो गया, और जब डिवाइड करूंगा तो ये आ गया। इज इट क्लियर? अब डिनोमिनेटर में जाएं, m अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये स्क्वायर हो गया, और जो डिवाइडिंग फैक्टर होगा वो मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, m अल्फा ऊपर चला गया प्लस 1, दिस इज इक्वेशन 4। अब आप इक्वेशन 6 पे इक्वेशन 5 को अप्लाई करते हैं। इक्वेशन 5 क्या है? my स्क्वायर vy स्क्वायर इज इक्वल टू m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर। तो इट मीन ये जो न्यूमरेटर है इसकी जगह क्या आ जाएगा? m अल्फा स्क्वायर v अल्फा स्क्वायर, और ये डिनोमिनेटर में भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रह जाएगा? m अल्फा my प्लस 1, और काइनेटिक एनर्जी इसी तरह। तो अब डिसइंटीग्रेशन एनर्जी क्या होगी? k अल्फा m अल्फा my प्लस 1। अब जनरली अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो मैंने कहा है कि पेरेंट न्यूक्लियस के मास में 4 टाइम कमी आ जाती है, उसका मास 4 टाइम डिक्रीज होता है। अगर अल्फा पार्टिकल के मास को 4 कहते हैं तो डॉटर न्यूक्लियस का मास क्या होगा? a-4 प्लस 1। उसी तरह आप ये नीचे वाला a-4 एलसीएम ले तो ये -4 और +4 कैंसिल हो गए, a और a-4। तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन फॉर डिसइंटीग्रेशन एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, कैपिटल Q इक्वल टू k अल्फा a डिवाइडेड बाय a-4। अब इसको यूज करना बहुत ही आसान है। आपको एक एग्जांपल दी जाएगी कि यूरेनियम
डिके होता है थोरियम में by emitting alpha particle with energy, let's suppose with energy 5 MeV. Uranium decay into alpha particle into alpha particle having kinetic energy 5 MeV. कि अगर यूरानियम थोरियम में डिके होता है और अल्फा इमिशन में जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी या 5 MeV, डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फाइंड करें तो आप क्या करेंगे इस इक्वेशन को? K अल्फा क्या आ जाएगा 5 MeV, ए क्या हो जाएगा यूरानियम का मास 238 और नीचे क्या आएगा 234, आपके पास क्यों आ जाएगा? तो वो जो मास डेफिशिएंट मेथड है उससे रिलेटिविटी आसान है यानी आपने इसको याद रखना है। सिर्फ आपने देखना ये है कि पेरेंट्स कौन सा है और डाटा कौन सी है। नीचे मैंने एक एग्जांपल लिखी है इस इक्वेशन के ऊपर, बिस्मथ 83-12 emitting alpha particle with kinetic energy 6.08 MeV after 60.5 minutes. What will be disintegration energy? बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। आमतौर पे बिस्मथ जब अल्फा पार्टिकल में डिके होता है तो 5 ग्रुप्स ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, लेकिन मैंने एक ग्रुप लिखा है सिंगल अल्फा पार्टिकल लिखा है। वो जो एमिटेड अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है 6.08। तो वो कहते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी फाइंड करो, इक्वेशन ये को यूज करें तो K अल्फा की जगह क्या आएगा 6.08 MeV, कैपिटल A बिस्मथ का मास नंबर क्या है 212, तो A माइनस 4 क्या हो जाएगा 212 माइनस 4 208, इक्वेशन सॉल्व करें 6.20 MeV एनर्जी आ जाएगी। ये कौन सी एनर्जी आ गई कैपिटल Q। अब मैंने ये भी कहा था कि कैपिटल Q क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल और काइनेटिक एनर्जी ऑफ recoil not nucleus, so we can also calculate recoil energy of the nucleus। हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना, आपको क्यों मिल गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल मिल गई तो ई डी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये भी नीचे मैंने लिख दिया है। इसी इक्वेशन को लिखें कैपिटल Q K अल्फा प्लस K T, अब Q भी एल में K अल्फा भी एल में तो K T क्या हो जाएगा Q माइनस K अल्फा, तो आपके पास आ जाएगा। फिर सम करें तो आपको Q मिल जाएगी, आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, अब तक रेडियोएक्टिविटी में ये जो सेकंड लेक्चर आप रेडियोएक्टिविटी का रेडियोएक्टिव सीरीज का था इसमें अल्फा कंडीशन फॉर अल्फा इमिशन और उसकी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी हमने फाइंड की है। तो अभी जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से डिके होकर बाहर आ रहा है हम क्लासिकल अप्रोच यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लासिकल फिजिक्स could not manage to explain the emission of alpha particle from the nucleus। क्वांटम मैकेनिकली एक पोटेंशियल वेल प्रॉब्लम है जिसमें हम अल्फा पार्टिकल को एज ए वेव ट्रीट करेंगे। एज ए वेव ट्रीट करेंगे तो एक इफेक्ट होगा टनलिंग इफेक्ट, उस इफेक्ट के तहत वो एक बैरियर को ब्रेकअप करके न्यूक्लियस से बाहर आता है। वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिकली देखेंगे कि अल्फा इमिशन कैसे होती है। तो ये आज का टॉपिक